हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दृश्यास ऑनलाइन गुरुकुल। आज हम साइंस जूनियर लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली यह पेपर जो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ये पेपर आपका 3 पार्ट में हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, सेकंड पार्ट में 10 क्वेश्चन और इसी तरीके से थर्ड पार्ट में भी 10 क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से ओवरऑल 3 वीडियो में ये पूरा पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये साइंस है जूनियर लेवल, ठीक। तो इसमें देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए, मैं अपना एक कान स्टील की रेल की पटरी पर रखता हूं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, फिर पहला क्या हुआ, ए जो है, मैंने आने वाली ट्रेन की ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूं। फिर क्या हुआ, वायु की तुलना में ध्वनि स्टील में अधिक चाल से गमन करती है। तीसरा क्या है, गैस की तुलना में ध्वनि ठोसों में गैस की तुलना में ध्वनि ठोसों में अधिक चाल से गमन करती है। उपरोक्त 3 कथन में से यह पहचानिए कि इसमें कौन सा प्रेक्षण है और कौन सा निष्कर्ष है। कौन सा प्रेक्षण है और कौन सा निष्कर्ष है। प्रेक्षण क्या होता है कि जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो वो प्रेक्षण होता है एक तरीके से। तो इसमें क्या हुआ, उसने क्या किया, ये जो है फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ए जो है, उसने क्या किया कि अपने कान को रेल की पटरी में लगाकर उसने सुना कि जो है, जो ट्रेन अभी दिखाई नहीं दे रही है उसके बारे में सुन लिया कि वो ट्रेन आ रही है, उसकी आवाज एक तरीके से अपना उसने सुन लिया। तो ये क्या किया, उसने प्रेक्षण किया। तो ये पहला तो क्या है, ये है पहला जो है, ये है प्रेक्षण, ठीक है, प्रेक्षण। अब चलिए फिर देखते हैं, तो इस प्रेक्षण से क्या निष्कर्ष निकला कि वायु की तुलना में ध्वनि स्टील में अधिक चाल से चलती है, इसलिए तो वो सुन लिया ट्रेन की पटरी से। और दूसरा फिर क्या है, गैस की तुलना में ध्वनि ठोसों में अधिक चाल से गमन करती है। इसका मतलब ये दोनों जो पॉइंट हैं, ये क्या है, उसके कंक्लूजन्स हैं, या कह लो आप निष्कर्ष हैं, ठीक, निष्कर्ष। तो इसका आंसर क्या हुआ, ए कंक्लूजन और 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 ए जो है प्रेक्षण और बी और सी क्या है, निष्कर्ष हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए ए प्रेक्षण, ये ए होना चाहिए, ए प्रेक्षण, बी और सी निष्कर्ष, ठीक है। चलो ए को ही हम ट्रू मानते हैं, ये ए प्रेक्षण है और यहां बी और सी क्या होगा, निष्कर्ष होगा। ये करेक्ट कर लेना, ये इसमें रॉन्ग है। तो इस तरीके से ए प्रेक्षण हो गया, बी और सी निष्कर्ष हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए सही हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में शिक्षार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है। कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें शिक्षार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान कर रही है। विद्यार्थियों को एक टीम शिक्षण द्वारा दैनिक उपयोग की सामग्रियों के विषय में शिक्षा दी जाती है। दूसरा क्या है, दूसरा है विद्यार्थी भोजन के अवयव विषय पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के सुपरिष्कृत और विस्तृत सत्र में भाग ले रहे हैं। विद्यार्थियों को पहले आर्किमिडीज के सिद्धांत का निर्देशन दिया गया, फिर विस्तृत व्याख्या की गई, ठीक है। विद्यार्थी दी गई सामग्रियों को स्वयं लगाएं और बंद विद्युत परिपथ रख कर उन पर चालक और अचालक, ठीक है, या विद्युत रोधी
का लेबल लगाएं। तो बेस्ट ऑप्शन कौन है? जिसमें विद्यार्थी स्वयं करके सीखते हैं, वो सबसे अच्छा अवसर होता है, सर्वोत्तम अवसर प्रदान करता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं? डी वाला जो ऑप्शन है, इसमें क्या कर रहे हैं? विद्यार्थी स्वयं जो है करके सीख रहे हैं, क्योंकि वो एक सर्किट बना रहे हैं और उस सर्किट में क्या कर रहे हैं? चालक और अचालक का लेबल लगा रहे हैं, इस तरीके के एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन जो बेस्ट है वो कौन सा ऑप्शन है? डी, क्योंकि विद्यार्थी जब स्वयं करता है तो ज्यादा अच्छा सीखता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? मुक्त अंत। मुक्त अंत वाला प्रश्न का मतलब है कि उसका जो सलूशन है वो कोई फिक्स नहीं है कि बस ये सलूशन है, ठीक है, उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, तो वो जो है मुक्त अंत वाला प्रश्न हो जाएगा। ठीक, जैसे इसमें देखिए, व्याख्या कीजिए कि हम सदैव चंद्रमा का एक ही पक्ष पार्श्व क्यों देखते हैं। इसका एक निश्चित सॉल्यूशन है, ठीक है, निश्चित लॉजिक है। दूसरा, चंद्रमा अपनी आकृति प्रतिदिन क्यों बदलता है, इसका भी एक निश्चित लॉजिक है। अगर हम सी को देखें, मान लीजिए यदि चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता, तब तो क्या तब भी इसकी कलाएं होती? तो इसका कोई निश्चित लॉजिक नहीं है इस तरीके का, क्योंकि मान लीजिए मतलब इस तरीके का, तो ये जो है एक तरीके का क्या है? मुक्त अंत वाला जो है, मुक्त अंत वाला प्रश्न है। मुक्त अंत वाले, देखिए डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिए। मुक्त अंत वाले प्रश्न का तात्पर्य है कि जिसका निश्चित रूप से सही व्याख्या ना दिया जा सके, ठीक है। इस प्रकार के तर्क विकल्प सी में है, क्योंकि चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी अनंत मतलब तिरछे समतल पर एक गेंद के द्वारा लुढ़कते हुए तय की गई दूरी और उस पर तिरछे समतल के कोण के बीच संबंध को एक ग्राफ बनाकर दिखाया गया है। यह निम्नलिखित में से है। इसमें क्या किया गया? एक आपका टेढ़ा प्लेन है और इस पे एक बॉल है जो लुढ़क रही है, ठीक है। तो इसको क्या किया गया? एक प्लॉट करके खूब अच्छे से ग्राफ पर बताया गया। तो ये क्या कर रहा है? एक तरीके से व्याख्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि पूरे तरीके से इसको एक तरीके से व्याख्या किया गया इस पूरे कॉन्सेप्ट को। देखिए, किसी आनत समतल पर एक गेंद के द्वारा लुढ़कते हुए तय की गई दूरी और उस आनत समतल के कोण के बीच के संबंध को एक ग्राफ बनाकर दिखाया गया, ठीक है। यह निर्वचन या व्याख्यान का उदाहरण है, व्याख्या किया जा रहा है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य नहीं है? विज्ञान शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? देखिए, ध्यान से देखिए। पहला देखिए, विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं उनके अनुप्रयोगों को जानना, ये तो ठीक लग रहा है। दूसरा देखिए, प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण, ये भी ठीक लग रहा है। अगला देखते हैं, विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तुओं को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना। देखो, ये सही नहीं है। याद करने का कॉन्सेप्ट मतलब इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि आप रटना है कोई चीज, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो है, ये उच्च स्तर विज्ञान की जो है वांछित उद्देश्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा है? सी आंसर इसका करेक्ट होगा।
सी इसका आंसर है, क्योंकि हमको वो चीज पता करना है कि जो वांछित उद्देश्य नहीं है। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की प्रतिक्रियाओं और विषय वस्तुओं को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना शिक्षण का वांछित उद्देश्य नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें कक्षा 8 के किसी विद्यार्थी का यह कथन है कि हम पृथ्वी पर रहते हैं और यह गोल है, और यही कारण है कि कोलंबस का जहाज अपने प्राथमिक बिंदु पर लौट आया। ठीक है, एक विद्यार्थी है जो कक्षा 8 का है, उसने क्या कहा कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वह गोल है, यही कारण है कि कोलंबस का जहाज अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौट आया जहां से वो चला था। अब कक्षा 8 के विज्ञान के शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगी। चलिए देखते हैं हम लोग सलाह क्या हो सकती है। पहला क्या है, अंतरिक्ष से लिए गए चित्रों को प्रस्तुत करके बच्चे की संकल्पना को चुनौती दीजिए और उसे समझाने में सहायता कीजिए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी अधिक है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें चुनौती देने की बात हो रही है। चलो पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। तो एक तो ये हो गया, दूसरा है इस कथन का कारण और इस कथन का निराकरण करिए और बच्चों को कहिए कि पृथ्वी ग्लोब की भांति है और हम गोल पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। ठीक, एक ये ऑप्शन हो गया। तीसरा देखिए, वैसे ये अगर देखें, ये ऑप्शन जो है एक सही बेस्ट ऑप्शन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला इसमें क्या है। इससे यह स्पष्ट है कि यद्यपि पृथ्वी गेंद की भांति गोल है परंतु तस्तरी की भांति वृत्ताकार प्रतीत होती है। ठीक है, अगला है इस कथन को स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि यह संकल्पना को इंगित करता है और आदर दिया जाना चाहिए। नहीं, इसको और आगे बढ़ के बताना चाहिए कि पृथ्वी को सिंपल गोल नहीं बोलोगे बल्कि ये बोलोगे कि ग्लोब की भांति है, ताकि उसे और आगे अंदाजा हो कि ग्लोब से इन चीजों को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, चीजों को देखते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए अच्छे से। हम पृथ्वी पर रहते हैं और गोल है, यही कारण है कि कोलंबस का जहाज अपने आरंभिक बिंदु पर लौट आया। विज्ञान के शिक्षक की प्रतिक्रिया यह होगी कि पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। ठीक है, सिर्फ गोल नहीं है, ग्लोब की भांति गोल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में शलाकाओं और शंकुओं, शलाकाओं का मतलब क्या है, रॉड सेल्स। ठीक, और दूसरा क्या है, शंकुओं। शंकुओं का मतलब है कोन सेल्स। दो तरीके की सेल्स होती हैं। ये सेल्स हैं जो क्या होती हैं, प्रकाश के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। तो ये किस तरीके के प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं, तीव्र प्रकाश। ठीक है, कैसा, तीव्र प्रकाश। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए, क्या है, तड़ित, भूस्खलन, गर्जन, सुनामी, बाढ़। एक चीज देखिए, सुनामी जब आती है तो ये भूस्खलन और बाढ़ अपने आप लेके आती है। ठीक, सुनामी जो है,
सुनामी जब आती है तो भूस्खलन और बाढ़ अपने साथ ही लेके आती है। ठीक है, तो इसमें भूस्खलन तथा सुनामी भूकंप के होने वाले प्राकृतिक जो है आपदाएं हैं। तो बी और ई जो है इसमें करेक्ट है, बी और ई। ये जो है इस क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सुनामी के साथ ही इसमें आता है एक साथ ही। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये सारे इंडिपेंडेंट है, तड़ित, गर्जना और सुनामी ये अलग अलग चीजें हैं, ये सारी प्राकृतिक आपदाएं ही हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए, कोई वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आवर्तकाल T इज इक्वल टू क्या होता है, 1/n। n क्या है, n है आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति। तो बस अब आंसर निकाल लीजिए, क्योंकि आवर्तकाल की बात की जा रही है। तो T इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 बटे आवृत्ति कितनी है, 5000, 5000। तो अब देखिए, तो पहले 5 से मैं करता हूं थोड़ा सा इजी करने के लिए। तो 0.2 बटे 1000। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखो 3 जीरो है नीचे, तो 3 अंक दशमलव शिफ्ट हो जाएगा इधर की तरफ, 0 0 एंड 0। ठीक है, तो इस तरीके से 0.00002 सेकंड इसका आंसर होगा, और सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये है आपका क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्रों में अभिव्यक्तियों और मूल्यों के विकास के मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सी तकनीक सबसे अधिक उपयुक्त होगी। ठीक है, कागज पेंसिल परीक्षण, अवलोकन, जांच सूची, चेकलिस्ट या रेटिंग स्केल। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है, अवलोकन। क्यों अवलोकन, अवलोकन इसलिए कि कोई चीज देख के, एक्चुअल में देख के बच्चा ज्यादा अच्छे से सीखता है, तो वो उससे अभिव्यक्ति और मूल्यों के विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। विज्ञान शिक्षक द्वारा छात्रों में अभिव्यक्तियों एवं मूल्यों के विकास के मूल्यांकन के लिए अवलोकन तकनीक सबसे अधिक उपयुक्त होगी, क्योंकि मनुष्य पढ़ने लिखने से अधिक देखने से सीखता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, जो कि करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में देख लिया 10 क्वेश्चन इस पेपर के, जो साइंस पेपर 2 का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।